23 जून 2024 को एनटीए ने रीनीट ऑर्गेनाइज किया। इस रीनीट में 1563 बच्चों में से 813 बच्चों ने दोबारा से अपीयर हुए के दोबारा से नीट का पेपर दिया। 750 बच्चों ने बिना कंपनसेटरी ग्रेस मार्क्स के अपने स्कोर कार्ड को एक्सेप्ट करते हुए रीनीट में अपीयर नहीं हुए। इस रीनीट के होने के बाद बच्चों और माँ बाप में 3 क्वेश्चंस अभी भी परेशान कर रहे हैं। पहला सवाल ये कि क्या इस रीनीट का उनके स्कोर कार्ड पे कोई फर्क पड़ेगा। दूसरा सवाल कि क्या इस रीनीट के होने के बाद सभी बच्चों के लिए दोबारा से रीनीट होने की कोई संभावना बचती है। और तीसरा सवाल कि अगर मान लीजिए रीनीट नहीं होता है तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या, आखिर एडमिशन काउंसलिंग कब से शुरू होगी और उसके लिए क्या करना रहेगा। अगर आप भी इन सवालों से परेशान हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। आई एम श्योर कि यू विल गेट द मोस्ट एक्यूरेट एंड ऑथेंटिक आंसर टू योर क्वेश्चंस। अगर आप पहली बार नीट नेविगेटर के चैनल पे आए हैं तो आई रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। Hi, my name is Rakesh Jain. I am the founder of NEET Navigator. NEET Navigator हमारे देश की एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो आपको मेडिकल एडमिशंस में आपके डोमिसाइल, कैटेगरी, कोटा और नीट रैंक के बेस पे आपको बेस्ट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए कोशिश करती है। नीट नेविगेटर एडवांस्ड डाटा एनालिटिक्स को यूज करते हुए आपको बेस्ट कॉलेज तक पहुंचाती है। तो आइए इस वीडियो में हम समझते हैं कि आखिर इस 23 जून के हुए रीनीट के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है। देखिए, सबसे पहला सवाल जो बच्चों को परेशान कर रहा है कि इस रीनीट का उनके जो 4 जून को स्कोर कार्ड रिलीज हुए उसके ऊपर क्या इंपैक्ट होने वाला है। पहली बात यह है कि इस स्कोर कार्ड को चेंज होना है। जैसे कि एनटीए ने खुद ही बताया कि 1563 बच्चों का 4 तारीख का रिजल्ट जो है वो नल एंड वॉइड हो गया है। तो अगर मान लीजिए हम ये 1563 बच्चों का 4 तारीख वाला स्कोर कार्ड नल एंड वॉइड करेंगे तो नेचुरल बात है कि आपके रैंक्स में भी शफलिंग होगा। मेरे को जहां तक उम्मीद है कि अगर आप 650 से ऊपर नंबर में हैं तो आपके रैंक्स में करीब करीब 50 से 100 का मैक्सिमम डिफरेंस हो सकता है। और अगर आप कम रैंक्स अगर आपके नंबर कम आए हैं तो हो सकता है कि आपके रैंक्स में 500 से लेके 1000 के बीच में फर्क आ सकता है। यहां पे मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि हो सकता है कि नीट एक समझदारी का डिसीजन लेते हुए फिजिक्स के जो एटम वाला क्वेश्चन, जो कि एक बहुत कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन रहा है, उस क्वेश्चन को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दे। अगर वो नल एंड वॉइड डिक्लेयर करता है तो आपके नंबर पे तो इंपैक्ट आएगा, तो जो नया स्कोर कार्ड आएगा उसमें आपको हो सकता है कि आपके नीट स्कोर भी चेंज आए। दूसरी बात, अगर हम ये बात करके चलें कि अगर आपका ये स्कोर कार्ड चेंज होता है तो क्या इसका आपके एडमिशन पॉसिबिलिटी पे कोई फर्क आएगा? यस। देखिए, एक लिमिटेड फर्क इसलिए आएगा क्योंकि हर रैंक की अपनी एक इंपॉर्टेंस होती है, हर रैंक पे एक पॉसिबिलिटी चेंज होती है। तो अगर आप अपने रैंक को ऑप्टिमाइज करेंगे तो डेफिनेटली योर कॉलेज वेयर यू कैन गेट एडमिशन विल डेफिनेटली चेंज। दूसरा सवाल जो बच्चों को परेशान कर रहा है कि क्या इसके बाद भी रीनीट सभी बच्चों के लिए होने की कोई संभावना है। देखिए, यहां पे मैं 3 चीजें कहना चाहूंगा। पहली बात ये कि रीनीट की संभावना मुझे कम इसलिए लगती है। पहला कारण यह है कि जितना भी अभी तक रिपोर्ट्स आ रही हैं वहां पे कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं आ रही है कि जहां पे उस पेपर लीक या चीटिंग के केसेस को उस पेपर की इंटेग्रिटी के ऊपर कोई फर्क आया हो। देखिए, यहां पे एक बात को समझना जरूरी है कि किसी भी सिस्टम को इतना टेम्पर प्रूफ या फुल प्रूफ नहीं बनाया जा सकता जहां पे कोई भी लीकेज ना हो। आप अगर क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को जानते हो तो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम में 6 सिग्मा की बात की जाती है और 6 सिग्मा में भी कोई सिस्टम को 100% क्वालिटी नहीं दी जा सकती है। ऐसे ही रीनीट के होने की संभावना इसलिए कम हो जाती है क्योंकि ऐसी कोई एश्योरेंस नहीं दी जा सकती कि जो दोबारा अगर नीट होगा तो उसमें कोई इस तरह की घटना दोबारा से नहीं घट सकती। तो क्या सरकार वापस से बार बार रीनीट करती चली जाएगी? ऐसा नहीं लगता। और दूसरी बात, ऐसा इस साल सिर्फ पहली बार नहीं हुआ है। आप पिछले 4 साल के नीट्स के एग्जाम्पल को उठा के देखेंगे, कुछ ना कुछ लीकेज, कुछ ना कुछ मैनिपुलेशन हर बार रिपोर्ट हुई है। पॉइंट ये है कि क्या वो लीकेज, क्या वो जो गड़बड़ी हुई है, क्या वो कंटेन्ड हुई या वाइड स्प्रेड हुई। अभी तक कोई भी ऐसी रिपोर्ट सजेस्ट नहीं होती हैं कि जहां पे इस लीकेज का
कोई बहुत बड़ी स्टूडेंट पॉपुलेशन के ऊपर इंपैक्ट आया हो। तीसरी बात, जहां तक हम सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग की भी बात अगर एक उम्मीद लेके चलें, तो सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही अपने ऑर्डर में क्लियर कर दिया है कि वो एडमिशन और काउंसलिंग के ऊपर कोई स्टे नहीं लगा रही है। जो हियरिंग होनी है वो एक प्रोसेस को लेके हियरिंग होनी है, वो एग्जिस्टिंग प्रोसेस को कैसे इंप्रूव किया जा सकता है उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट अपना एक विचार देगा। तीसरी बात, अगर रीनीट नहीं होगा तो क्या अब एडमिशन काउंसलिंग होगी? यस, एडमिशन काउंसलिंग शुरू होगी। बहुत सारे बच्चे मेरे को 6 जुलाई की कोई एक डेट दे रहे हैं कि सर 6 जुलाई से काउंसलिंग शुरू हो रही है। मैंने गूगल पे भी बहुत सर्च करने की कोशिश की, पर मुझे कोई भी ऐसा ऑफिशियल नोटिस कहीं पे भी कहीं ऐसा कोई सरकार की तरफ से कोई ऐसा नोटिस इशू नहीं दिखा है जिसमें उन्होंने 6 तारीख से काउंसलिंग शुरू होने की बात कही हो। और मुझे भी ऐसा नहीं लगता है कि 6 तारीख से कोई काउंसलिंग शुरू होगी, क्योंकि अगर मान लीजिए हम 30 तारीख या उससे पहले एनटीए का दोबारा से रिजल्ट डिक्लेयर करने का एक टाइमलाइन मान के चलें, तो कम से कम आप ये मान के चलिए 10 से 12 दिन एनटीए को लगेंगे और एनएमसी को लगेंगे कि वो काउंसलिंग का प्रोसेस इनिशिएट कर सके। जो काउंसलिंग का प्रोसेस इनिशिएट होगा वो एनएमसी के एक नोटिफिकेशन से होगा, जिसमें एनएमसी एक काउंसलिंग और स्टार्ट ऑफ द सेशन का शेड्यूल रिलीज करेगा। उसके बाद ही एमसीसी सेंट्रल काउंसलिंग शुरू होगी और फिर स्टेट की एडमिशन काउंसलिंग शुरू होगी। तो जहां तक मुझे लगता है आपको एक टेंटेटिव डेट प्लान 10 से 15 जुलाई का मान के चलना चाहिए, जबकि काउंसलिंग शुरू होने की उम्मीद है। मैं बार बार यही बात कहूंगा कि प्लीज डू नॉट स्पेक्यूलेट ऑन थिंग्स। चीजें जैसे आपके सामने आएंगी आप उन्हीं पे विश्वास कीजिए। किसी भी अफवाह पे, किसी भी अनऑथेंटिकेट इंफॉर्मेशन पे प्लीज डोंट स्पॉइल योर पीस ऑफ माइंड। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को उन सभी बच्चों के साथ शेयर कीजिए जो इस वक्त बहुत एंग्जाइटी से गुजर रहे हैं। अगर आप इस नीट नेविगेटर के चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको इस तरह की सटीक और सही जानकारी आगे भी मिलती रहेगी। सो विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।